नमस्ते विद्यार्थियों, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत हम 8वीं कक्षा के दूसरे अध्याय जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक। तो विद्यार्थियों, इस पाठ को हमने पढ़ा और भरसक समझने का प्रयास किया। अब विद्यार्थियों, चलिए हम इसके कुछ अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारे समक्ष सबसे पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि पहले 5 सवाल हैं। 5 सवालों में पहला सवाल है बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी, फिर उसके बाद खाली स्थान है के समय हुई थी। तो इसका उत्तर होगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम का जन्म हुआ था 1533 में और मृत्यु हुई थी 1603 में। इसका जिक्र मैंने वीडियो में किया भी है बच्चों। आगे दूसरा सवाल है, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? विद्यार्थियों, इसका जवाब होगा जहांगीर। जहांगीर जो कि अकबर के पुत्र थे। आगे है ग नंबर में, अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? यह कोठी बच्चों स्थापित की थी सूरत में, जो आज की गुजरात में है और इसको हम लोग डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। चौथा सवाल है, खाली स्थान ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया। तो फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश जो है सिराजुद्दौला ने दिया था। बच्चों देखिए, ये जो दूसरा सवाल है जेम्स प्रथम का, जेम्स प्रथम और यहाँ कैप्टन हॉकिंस की तस्वीर है। आपकी याददाश्त जो है वो दुरुस्त रहे, इसके लिए मैंने यहाँ पे चित्र का भी प्रयोग किया है। और बच्चों यहाँ पे आप सूरत बंदरगाह को देख सकते हैं और सूरत जो है गुजरात में ताप्ती नदी के मुहाने पर है। इसे डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इस तरह से बच्चों कुल 4 सवाल हुए और 5वां सवाल एक और है बच्चों, जो कि आप देख सकते हैं, मीर जाफर ने प्लासी युद्ध में किसका साथ दिया था? तो अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो ये हो गए बच्चों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, यानी कि हम लोगों को बहुत विस्तार में नहीं लिखना है, इसको संक्षेप में लिखना है। लेकिन कुछ सवालों के जवाब बच्चों मैंने कुछ बड़ा कर दिए हैं, लेकिन आप लोग प्रयास करिएगा कि जहां आवश्यकता होगी छोटा लिखिए, जहां आवश्यकता महसूस होगी वहां आप बड़ा भी लिख सकते हैं। और जानकारी के लिए तो बड़ा लिखना ही होगा बच्चों। तो आपके सामने स्क्रीन पे सवाल है, अंग्रेज़ों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी थी? तो अंग्रेज़ों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त मुग़ल बादशाह शाहजहां ने दी थी। तो ठीक है, ये एक सवाल हुआ और इसका जवाब भी आपने जाना। अगला सवाल है, बक्सर में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इसका उत्तर है बक्सर के युद्ध यानी कि 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन हेक्टर मुनरो ने किया था। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्टन हेक्टर मुनरो की तस्वीर। अब आपके सामने अगला सवाल यानी ग नंबर सवाल है, अंग्रेज़ टीपू सुल्तान से क्यों भयभीत थे? तो इसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था। तो इससे डर था बच्चों, किसको? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरा पॉइंट है, टीपू लगातार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों पर आघात कर रहा था। और तीसरा, टीपू ने अपनी रियासत के बंदरगाहों से चंदन, काली मिर्च, इलायची इत्यादि के निर्यात पर रोक लगा दी थी। तो ये कुछ कारण थे जिसके चलते अंग्रेज टीपू सुल्तान से भयभीत रहते थे और चाहते थे कि उसको रास्ते से हटा दिया जाए। आगे है बच्चों, झारखंड कंपनी सरकार के संपर्क में कैसे आया? तो बच्चों, ये जेसीईआरटी पुस्तक की एक खूबसूरती है कि प्रत्येक चैप्टर के बाद आप देखेंगे कि झारखंड से संबंधित कुछ आवश्यक चीज़ें भी जुड़ी हुई है।
तो इसमें आप देख सकते हैं आपके सामने जो सवाल है कि झारखंड कंपनी सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकार के संपर्क में कैसे आया। इसको भी पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और जो भी समझेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम जिले की ओर से हुआ, यानी दक्षिण की ओर से हुआ। आज बच्चों सिंहभूम 2 जिला है, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। सरायकेला खरसावां भी उसी का एक पार्ट है। पुराना पश्चिमी सिंहभूम अब कुल मिलाकर 3 जिले में विभाजित है। दूसरा देखिए, 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी यानी कि टैक्स संग्रह करने का अधिकार, रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी। तब झारखंड अंग्रेजों के अधीन आ गया। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, हालांकि 18वीं सदी के अंत तक इस क्षेत्र में राजस्व वसूली और कानून व्यवस्था लागू करने में अंग्रेजों को काफ़ी कठिनाई हुई थी। ये भी सही बात है। अब अगला सवाल है स्टूडेंट्स, नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद क्यों स्थानांतरित कर दिया? नवाब यानी कि बंगाल के नवाब। तो इसका उत्तर आप देखिए स्क्रीन पे। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने का काम मुर्शीद कुली खान, जिसका कि कार्यकाल है 1717 से 1727, ने किया था। बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने का काम मुर्शीद कुली खान ने किया था। ऐसा उसने अपने राज्य के हितों को ध्यान में रखकर और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पर टैक्स वसूली के मामले में जरूरी नियंत्रण रखने यानी बच्चों कंट्रोल रखने में सहूलियत को देखते हुए किया था। तो आप समझ गए होंगे। अब अगला सवाल है, देखिए, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने किस प्रकार से जीता? तो बच्चों ये असल में कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक षड्यंत्र थी। तो इसको भी मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, आप देखिए स्क्रीन पे। प्लासी का युद्ध जीतने के लिए अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने अधोलिखित उपाय किए। क्या? पहला, सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपने पक्ष में किया। कितनी खराब बात है बच्चों कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति है वो अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। दूसरा और भी खराब बात, सिराजुद्दौला की खुद की मौसी, जिसको हम लोग इतिहास में कुख्यात घसीटी बेगम के नाम से जानते हैं, वो भी अंग्रेजों के पक्ष में थी। ठीक है। तीसरा है, नवाब सिराज के दरबारी राय दुर्लभ और कलकत्ता के प्रसिद्ध बैंकर जगत सेठ भी अंग्रेजों का साथ दिए। ठीक है। युद्ध के समय सिराज सिर्फ 24 साल का था और इतने सारे षड्यंत्रों को झेल नहीं पाया। यह युद्ध अंग्रेजों ने लड़कर नहीं बल्कि कूटनीति से जीता। तो समझ गए होंगे बच्चों। अब आपके सामने जो है चौथा सवाल है, बक्सर युद्ध यानी कि 1764 वाला युद्ध है, उसके क्या परिणाम हुए? बक्सर के युद्ध यानी 1764 में बंगाल के अपदस्थ नवाब, जिसका नाम है मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब, जिसका नाम था शुजा उदौला, इनकी जो है संयुक्त गठबंधन अंग्रेजों से हार जाती है। इस युद्ध में जीत के बाद सन 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के विशाल भूभाग, जिसमें कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा था, उसका राजस्व संग्रह यानी कि टैक्स संग्रह का अधिकार मिल जाता है। बक्सर युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। अब सामने आपका पांचवा सवाल है स्टूडेंट्स, दिल्ली पर शासन करने का मराठों का सपना क्यों पूरा नहीं हुआ? तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है इतिहास में पानीपत का तीसरा युद्ध के बारे में। भारत के इतिहास में 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई पानीपत का तीसरा युद्ध एक बहुत ही भयावह घटना है। यह युद्ध मराठों के अनुपम धैर्य, बेजोड़ जिद, अलौकिक त्याग और उत्कृष्ट देशभक्ति की कहानी है। मराठों की हार हुई लेकिन वे आखिरी सांस तक लड़े। इस युद्ध में एक और अहमद शाह अब्दाली, रोहिल्ला सरदार, अवध के नवाब और यहाँ तक कि मुगल सेना भी थी, और जबकि दूसरी ओर मराठों की ओर से सदाशिवराव भाऊ और विश्वास राव तथा इब्राहिम खां गार्दी भी था, जो कि एक तोपची था।
सबसे बड़ी बात यह है बच्चों, महाराष्ट्र से आई हुई मराठा फौज दिल्ली और आसपास के इलाकों में भयानक ठंड को झेल नहीं पाई। ना तो उनके पास ठंड से बचने को कपड़े थे और ना भरपूर भोजन। अपने घरों से हजारों मील दूर जाकर वे लड़ाई लड़ रहे थे। यदि इस युद्ध में वे जीत जाते तो निश्चय ही दिल्ली के शासक होते। हार जाने के कारण दिल्ली पर शासन करने का मराठों का सपना पूरा नहीं हो सका। अब बच्चों छठा सवाल है, राज्य हड़प की नीति के क्या परिणाम हुए। हम लोग जानते हैं राज्य हड़प की नीति का संबंध जो है लॉर्ड डलहौजी से है। तो देखिए, किसी भारतीय शासक के पैतृक वारिस के ना होने पर कंपनी सर्वोच्च सत्ता की हैसियत से हड़प नीति के तहत राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेती थी। यह लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहलाती है। इस नीति के अधोलिखित परिणाम हुए। पहला, भारतीय रियासतों के राजाओं में भारी असंतोष फैलने लगा। दूसरा, सन 1857 के विद्रोह का एक कारण डलहौजी की हड़प नीति को भी माना जाता है। अब स्टूडेंट्स एक और सवाल जो आपका 7वां सवाल है, बंगाल की दीवानी मिलने से कंपनी को क्या लाभ हुए। इसको भी पॉइंट वाइज लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। राजस्व का एक बड़ा स्रोत मिल गया। कंपनी को कलकत्ता में अपने बड़े बड़े दफ्तर, किले इत्यादि बनाने के लिए पर्याप्त धन मिलने लगा। तीसरा, कंपनी अब भारी मात्रा में सूती और रेशमी वस्त्र खरीदने लगी। चौथा, सामानों को खरीदने के लिए अब सोना चांदी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई। तो यहाँ तक समझे होंगे स्टूडेंट्स। अब आपके सामने एक सवाल है जो कि एक प्रोजेक्ट वर्क की तरह है। इसमें है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत जिन राज्यों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया उन राज्यों की सूची काल के अनुसार बनाकर एक परियोजना कार्य तैयार कीजिए। तो इसमें स्टूडेंट्स आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया, और इसमें एक चीज़ आपको जानना जरूरी है जिसको हम लोग गोद प्रथा कहते हैं, यानी कि एडॉप्शन कस्टम कहते हैं या लैप कस्टम कहते हैं। इसमें जैविक वारिस होता है बच्चों, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल हेयर बोलते हैं। तो जैविक वारिस के अभाव में भारत में बच्चा गोद लेने की प्रथा परंपरागत रूप से प्रचलन में सदैव रहा है, आज भी है। लेकिन पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने लाभ के लिए सामाजिक नियमों के साथ छेड़छाड़ किया था। और स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं कि डलहौजी काल में जो हमारे यहाँ राज्य थे, जो रियासतें थी, उनकी 3 कैटेगरी थी। एक अंग्रेज़ों से पूर्णतः स्वतंत्र, और दूसरा सहायक संधि के माध्यम से जो जुड़े हुए थे जैसे कि मुगल या मराठा इत्यादि, और तीसरा जो सीधे ब्रिटिश द्वारा निर्मित राज्य थे जैसे कि सतारा। तो इसमें जो लॉर्ड डलहौजी ने कानून बनाया था कैटेगरी 1 के लिए कि प्रथम सूची के राज्य जो अंग्रेजों से पूर्णतः स्वतंत्र थे वे गोद निषेध से पूर्णतः अलग और स्वतंत्र थे, माने उस पर कोई कानून लागू नहीं था लॉर्ड डलहौजी का। दूसरा था सहायक संधि मान चुके देशी रियासत वंश चलाने के लिए गोद ले सकते थे, लेकिन इसके लिए कंपनी की अनुमति जरूरी थी। और तीसरा है जिन राज्यों को अंग्रेजों ने खुद निर्मित किया था वहाँ पूरी तरह से गोद निषेध लागू किया गया, जैसे कि सतारा। कहने के लिए तो बच्चों नियम अलग अलग कैटेगरी के लिए थे, लेकिन सच पूछिए तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, और लॉर्ड डलहौजी की नीति यही थी कि अधिक से अधिक राज्यों को हड़प लो। तो सबसे पहले हड़प नीति का शिकार होता है सतारा। सतारा में क्या होता है कि 1848 में इसको बस में कर लिया जाता है। और बहुत सारी बातें हैं बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए सतारा की स्थिति को भी मैंने आपको एक मैप बनाकर दिखाने का प्रयास किया है। उसके आगे है संबलपुर स्टेट, जो कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ क्षेत्र तक इसका विस्तार था। तो यहाँ पर भी इसे भी लॉर्ड डलहौजी ने अपने बस में किया। इसके बाद देखिए 1852 में उदयपुर, है ना। और इसके बाद उदयपुर, ये कौन सा उदयपुर है बच्चों, ये उदयपुर जो है ये छत्तीसगढ़ वाला उदयपुर है, ना कि राजस्थान वाला। और इसके बाद आप देख सकते हैं 1853 में झांसी, और इसके बाद में 1854 में नागपुर। और इसके बाद स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अवध को भी कब्जे में कर लिया जाता है।
और इस एक प्रकार से देखिएगा तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति जो है वो अंग्रेज़ों के लिए तात्कालिक रूप से कुछ लाभ जरूर पहुंचाई होगी, लेकिन आगे चल कर के जो है इसी के कारण 1857 की क्रांति ज़्यादा विकराल रूप में हुई और अंग्रेज़ों को बहुत क्षति भी हुई। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ।